Hello, dear students. Again, Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. My dear student, first of all, I need to say sorry to you that I could not uh, propagate your entire classes on the regular basis because of my busy schedule. तो जल्दी से आप कंफर्म कीजिए कि क्लास जो है वो ठीक तरह से आप लोगों को आवाज़ वगैरह सुनाई आ रही है। फिर हम लोग जल्दी से क्लास शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारा बिजी शेड्यूल रहा है, तो बाकी क्लासेस तो नहीं हो पाए अभी। जो भी एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं उनके लिए ये जो क्लासेस हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली हैं, बिकॉज इसमें हम लोग जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेगा वो थोड़ा सा मॉडरेट भी नहीं कह सकते। लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी हार्ड कैटेगरी, ठीक है। एंड विल सॉल्व, नॉट ओनली विल सॉल्व द क्वेश्चन बट वी आल्सो एलाबोरेट द ऑल एमसीक्यूज। मीन्स जितने भी आंसर्स रहेंगे उनको भी एलाबोरेट करेंगे, और वी विल आल्सो एफिलिएट सम रेस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट particular question. It will help you out to solve the another questions regarding to that one. So let's get started. Okay, very nice. सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हाँ हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते जाएंगे, यू डोंट वरी। ओके, ऐसा कुछ उसमें नहीं होगा जिसमें कि आपको सिर्फ इंग्लिश लगे या सिर्फ हिंदी लगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, लेट्स मूव अहेड। चलिए आगे चलते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हम लोग पहले 30 एमसीक्यूज करने वाले हैं, उसमें से 10-10 एमसीक्यूज करेंगे बिकॉज all 10 MCQs will take a huge time, because we will elaborate a different concept at the same time once we are solving one question. Okay, चलिए so first question हम लोग देखेंगे, what is the primary energy currency of the cell। जो प्राइमरी एनर्जी करेंसी है वो क्या है? तो सबसे प्राइमरी एनर्जी करेंसी जैसे आप जानते हैं एटीपी है, एडीपी है, एएमपी है, एनएडीएच है, और भी ऑप्शन जैसे एफएडीएच आता है, एफएडीएच टू ट्रिप साइकिल में कैसे कैसे आते हैं। चलिए फटाफट इस तो इसका आंसर आप लोग लगाएंगे। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर होगा एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब चलिए इसके रेस्पेक्टिव कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग इसको देख लेते हैं। When one phosphate group is removed by breaking a phosphoanhydride bond, प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो बेसिकली अगर आपको कहीं भी हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये क्या है कि जब कोई भी एक फॉस्फेट ग्रुप जब रिमूव होता है, देन कौन से बॉन्ड के थ्रू? बॉन्ड वहां पे होता है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, और इस पूरे प्रोसेस को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। और इस पूरे प्रोसेस की जो खासियत है वो ये है कि जो एटीपी है, एटीपी ये आपका एडीपी प्लस पीआई इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे एनर्जी रिमूव होगी। तो इस बॉन्ड के थ्रू जो एनर्जी आपको रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज यूज बाय योर बॉडी टू परफॉर्म द फिजिकल टास्क, और कोई भी चाहे फिजिकल टास्क हो या मेंटल टास्क हो जिसके लिए भी आपको एनर्जी करेंसी चाहिए, एनर्जी करेंसी अवेलेबल हो जाती है जो एटीपी के ब्रेकडाउन के बाद। सो एटीपी इज कन्वर्टेड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। लाइकवाइज द एनर्जी इज आल्सो रिलीज व्हेन द फॉस्फेट इज रिमूव्ड फ्रॉम एडीपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और यही प्रोसेस होता है कि अगर इसको फर्दर आप लोग ब्रेक डाउन करोगे तो ये एएमपी बन जाता है, मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और इस प्रोसेस में भी आपकी एनर्जी फर्दर रिलीज होती है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा आपसे अगर क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि एक एनएडीपी, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, अगर इसकी फुल फॉर्म अगर देखते हैं, निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, तो ये एनएडीपी की फुल फॉर्म है। अक्सर इसके बारे में वो पूछ लेता है आपसे, ये काम क्या है इसका? इट्स ए इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। और एक एनएडीपी में कितना होता है? 3 एटीपी निकलता है, ठीक है। जब आप अगर आप मैंने आपको क्रिब्स साइकिल पढ़ाया था तब आपने इसको बहुत अच्छी तरह से देखा होगा। अब कुछ और फुल फॉर्म्स हैं जिनको आप देख लीजिए, इनके एब्रिविएशंस को देख लीजिए, सो दैट इट विल हेल्प यू आउट इफ दे डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चंस। सो एटीपी बेसिकली रिफ्लेक्ट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एनएडीपी निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, देन एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। जीडीपी अगर आप देखोगे तो जीडीपी बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? जीडीपी रिप्रेजेंट करता है ग्लूकोनेसिन डाइफॉस्फेट को। जीटीपी
ग्लूकोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, FNP अगर देखेंगे तो फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और FAD फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये कुछ छोटे छोटे फुल फॉर्म्स हैं जो आपको कभी कभी सिंपली सिंपली वो आपसे पूछ लेता है, अगर डायरेक्टली पूछता है तो आप इसको देख लीजिए, बिकॉज द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज गेटिंग इंक्रीज थ्रू डे बाई डे, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि जब बहुत इजी क्वेश्चंस रहेंगे तो फिर सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस के आधार पे क्वेश्चंस आंसर्स करना इट्स नॉट एन गुड थिंग फॉर द कमिंग क्रिएटिव वर्ल्ड। ओके, so my dear students, let's move to the next question. So during aerobic exercise, which process is primarily source of energy production? मेरे प्यारे बच्चों, ये सिंपली इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ड्यूरिंग एरोबिक एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइजेस को अगर बेसिकली देखें तो हम ये क्या होती है, एरोबिक, एरोबिक और एनारोबिक, मीन्स इफ द सफिशिएंट ऑक्सीजन इज अवेलेबल तो हम उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तब हम उसको बोलते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है फूड के ब्रेकडाउन के लिए तो हम उसको बोलते हैं एनारोबिक एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली पूछा है कि ड्यूरिंग एरोबिक एक्सरसाइज विच प्रोसेस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, वो ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है और फर्मेंटेशन है। तो एरोबिक पूछा है तो सीधा सीधा एनारोबिक ये तो आपका कट ही जाएगा, ठीक है, आप उसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं रिमूविंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल के बारे में और कुछ चीज़ों को देख लीजिए, और कुछ और जो फैक्चुअल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं या बनने की संभावनाएं होती हैं उनको देख लीजिए। तो ग्लाइकोलिसिस इज द सेट ऑफ रिएक्शंस दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू पायरुवेट, देन पायरुवेट से किस में चेंज होता है, लैक्टेट में। अब इस बात को मेरे प्यारे बच्चों समझो, अगर ग्लाइकोलिसिस का एक प्रोसेस है और उसमें अगर ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, ठीक है, और फिर या तो पायरुवेट बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, और अगर पायरुवेट नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। मीन्स कुछ ऐसा समझिए कि अगर ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इफ द ग्लूकोज इज गेटिंग converted into energy in the presence of oxygen, it will give you the pyruvate. Instead of that, if the oxygen's availability is not in sufficient quantity, then it changes into lactate. इसीलिए ऐसा होता है कि अगर कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन अगर आपको नहीं मिलेगी, then what will happen, your body will have a huge amount of lactic acid, and that lactic acid will restrict the amount of physical movement, ठीक है। चलिए एक बात और याद रखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस को दूसरे नाम से भी जानते हैं एडमेन माइनोव पाथवे, ठीक है। तो इसको भी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट थोड़ा सा पार्ट है इसका, उसको देख लेते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस है क्या, इसके बारे में अक्सर ये पूछ लिया जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस इज अ पार्शियल एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। बहुत अच्छी तरह से इस बात को देखिए, ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में जब आपको डिफरेंस करना आ जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा। वंस यू इफ यू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस एंड व्हाट इज क्रेब्स साइकिल, देन यू विल अंडरस्टैंड द एरोबिक एंड एनारोबिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, एक पार्शियल और एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। इसके अलग अगर काउंटर पार्ट में अगर आप क्रेब्स साइकिल को देखोगे तो क्रेब्स साइकिल इज द पायरुवेट इज द कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि क्रेब्स साइकिल में आपको ऑक्सीजन की सफिशिएंट क्वांटिटी मौजूद होती है, उसकी वजह से क्या होता है, ये पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक और बात आती है, बाद में जो एटीपी जाएगा उसका क्या होगा। तो एटीपी इट प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडाइजिंग NADH और FADOH2। तब यह किसमें प्रवेश कर जाता है, इट विल एंटर्ड इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसी को हम लोग ETS सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ट्रांसपोर्ट ETS सिस्टम, ये तीनों क्या करते हैं, म्यूचुअल वर्क करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि एक्टिविटी आपकी कितने देर के लिए। इफ योर एक्टिविटी इज being for short time span, then anaerobic degradation of glucose will takes place.
इफ योर एक्टिविटी इज फॉर लॉन्ग लास्टिंग तो फिर क्रेब्स साइकिल को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, और फिर उसके बाद ईटीएस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है NADH और FADH2 के थ्रू। ठीक है, अब इस क्रेब्स साइकिल को एक बार फिर से आप देख लीजिए ताकि आपको चीजें जो है वो याद आ जाएंगी। यहाँ से जो पायरुवेट होता है वो एसिटिल कोलिन एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, इंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। फिर ये सिट्रेट, और ये जो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे क्या है, एज ए कैटालिस्ट वर्क करते हैं इन। और जितनी भी एक्टिविटीज है जहां पे, जैसे यहाँ पे आप देखिए, पहले सिट्रेट, सिट्रेट के बाद एक्रोनेटेज के प्रेजेंस में सिट्रेट क्या होता है, आइसोसिट्रेट में चेंज होता है, और यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जहां कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो प्रक्रिया में है। ठीक है, यहाँ CO2 निकल रहा है, ऐसे ही NAD+, NADH, इन सब का जितना भी है वो क्या है, सारा का सारा मैं अभी प्रीवियसली आपको फुल फॉर्म्स बता चुका हूँ मेरे प्यारे बच्चों। 2021 और या फिर 20, इन दोनों में से 21 में ये आपका नेट नेट के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। इसके ऑर्डर को लगाने के लिए क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ठीक है, अब प्रोडक्शन की बात आती है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं वो कितने प्रोडक्ट बनते हैं, कहाँ पे, ईच एक ATP, GTP, 3 NADH, एक FADH2 और 2 CO2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए अब मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन टू द एंडोरेंस एक्सरसाइज। इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, कोई भी लॉन्ग टर्म एंडोरेंस की एक्सरसाइज है उसमें एडेप्टेशन टू एंडोरेंस एक्सरसाइज क्या होगा, इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, डिक्रीज रेसिस्टिंग हार्ट रेट, इंक्रीज एनारोबिक कैपेसिटी और डिक्रीज लंग कैपेसिटी। क्या होगा, कोई लॉन्ग टर्म, ठीक है, क्या होना है, जल्दी से आंसर करो आप लोग, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। अगर एंडोरेंस की कोई मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वेरी नाइस, योर आंसर इज वेरी करेक्ट, डिक्रीज रेस्टिंग हार्ट रेट। अगर आप एंडोरेंस की एक्टिविटीज कर रहे हैं तो क्या होगा, आपकी जो रेस्टिंग हार्ट रेट है, क्या बोलते हैं इसको, RHR के नाम से भी आप जानते हैं, यू आल्सो नोन दिस बाई RHR, रेस्टिंग हार्ट रेट। तो रेस्टिंग हार्ट रेट क्या हो जाएगी, वो आपकी लो हो जाएगी। और अगर इसी में एग्जांपल्स देखो तो सबसे ज्यादा, वो सबसे कम जो है वो RHR किसकी होती है, RHR अगर लेस है, ठीक है, RHR going decrease means the strengthen of your cardiovascular system is getting increase. Got it? चलिए शाबाश। So decrease has, या हाँ, ये है बेटा साइक्लिस्ट के लिए। अब तक साइक्लिस्ट लोगों के लिए जो नापी गई थी वो रेस्टिंग हार्ट रेट नापी गई थी 36। हाँ चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो बेसिकली रेड ब्लड सेल है क्या, RBC एक क्या है, एक एलिमेंट है ब्लड का। ठीक है, इसके कुछ और रिलेटेड चीजें हम लोग बात करें तो RBCs में मेनली क्या होता है, आपका आयरन का काफी ज्यादा इनपुट होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज आप लोग कर रहे होते हो तो रेड ब्लड सेल का इनपुट क्या है, मतलब रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में, वेस्ट एलिमिनेशन में। तो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसको तो फिर आप बता ही दोगे बेसिकली। तो क्या होता है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, चलो सबका आंसर ठीक है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में ये क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज बेनिफिशियली फॉर द एनीमिया एज इट इंक्रीज द मसल मास एंड रेड ब्लड सेल। तो अगर कहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात आती है तो इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसका समझने की कोशिश करिए कि इस पॉइंट को मैंने क्यों इसमें इंक्लूड करा है, उसको आप लोग समझिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज बेनिफिशियल इन फॉर एनीमिया, इट इंक्रीज द मसल मास, ये मसल मास को इंक्रीज करता है, और क्या करता है, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन ज्यादा करता है। और रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका हीमोग्लोबिन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, अप जाएगा। हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, नंबर ऑफ जो RBCs हैं वो आपकी
इंक्रीज होंगी। ठीक है, अब बेसिकली इनका टाइम पीरियड कितना रहता है, 120 डेज। चलिए, तो जब ऑक्सीजन क्या करता है, जब आयरन और आयरन ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है, जिसके हेल्प से ऑक्सीजन अच्छी तरह से कैरी कर पाती है ब्लड में। ठीक है, सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज योर बॉडी नीड 3 or 4 टाइम ऑफ योर नॉर्मल कार्डियक आउटपुट बिकॉज योर मसल्स नीड ऑक्सीजन व्हेन योर एक्सर्ट योरसेल्फ। जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या फिर वी आर गोइंग फॉर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, व्हाट हैपेंस इज दैट टाइम, मेरे प्यारे बच्चों, हमें 3 से 4 टाइम ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमें वहां ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और जहाँ एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी उसमें कंजप्शन के लिए हमें पायरुवेट बनाना पड़ेगा, क्रेब्स साइकिल के एंटर करना पड़ेगा, और क्रेब्स साइकिल को पूर्णतः सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन द बॉडी कैन यूटिलाइज ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कुछ समझने का नहीं है। सो इसका आंसर बेसिकली B2 मैक्स हो जाएगा, कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, बॉडी का, जो यूटिलाइज कर सकते हैं हम इंटेंस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली B2 मैक्स। अच्छा, इसका कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका यूनिट आपसे पूछ लेता है। ठीक है, ml/kg/minute कितना कंज्यूम कर रहे हो। सो बेसिकली इट्स क्या है, B2 मैक्स इज टिपिकली मेजर्ड इन मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन पर मिनट पर किलोग्राम बॉडी वेट। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्ट्स जो हैं वो और देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। द एवरेज सेडेंट्री, जो बहुत ज़्यादा चलते फिरते नहीं है, इनएक्टिव टाइप का, जो जिनका लाइफ स्टाइल है मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए जो V2 मैक्स है उसका रेंज क्या है, 35 से 40 मिलीलीटर/kg/मिनट, ये आता है। अगर फीमेल की अगर बात करेंगे तो ये स्कोर आ जाता है 27 से लेके 30। वहीं अगर आप एलीट एथलीट्स की बात करेंगे तो इन एलीट एथलीट इट्स नेसेसिटी इज गोज अप टू 35 ml/kg/मिनट, और फीमेल के केसेस में ये 77। ठीक है, तो ये लगभग 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस जो है वो लगभग मेल और फीमेल के बीच में रहता है। आप इतना याद रखेंगे, सेडेंट्री के लिए 35 से 40, और इसमें से लगभग 10 कम करेंगे तो आपको फीमेल के लिए मिल जाएगा। ऐसे ही 85 ml/kg/मिनट आपका किस के लिए होता है, एलीट मेल एथलीट्स के लिए। इफ यू टॉक अबाउट फॉर फीमेल एथलीट, इट्स वैल्यू गोज टू 77 ml/kg/minute. Okay, now we'll discuss question number 6. Which hormone is commonly known as stress hormone and is released during exercise? एक्सरसाइज के टाइम में कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, ठीक है, और इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब इस नाम से तो फिर झट से आपको आंसर तुरंत लगा देना चाहिए। चलिए फटाफट जल्दी से मैं आपको 3-4 सेकंड देता हूँ, जल्दी से इसका आंसर लगाइए। देखते हैं कि पिछली क्लासेस में से कितनी कितनी चीजें आपको रिमेम्बर हैं, या फिर बीच में क्लास बंद हो गई तो आप सारे लोग भूल गए हो। राइट, या लेट मी चेक इट। इंसुलिन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन या ग्रोथ हार्मोन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑलमोस्ट सबका आंसर जो है वो करेक्ट है, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू हैव रिमेम्बर्ड दैट। अब चलिए इसके और आंसर्स को आप लोग देखिए बहुत अच्छी तरह से। स्ट्रेस कॉज द बॉडी टू रिलीज द हार्मोन कॉर्टिसोल, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस बाय एड्रेनल ग्लैंड। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा, या तो आपसे सीधा क्वेश्चन जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ ले कि स्ट्रेस हार्मोन जो है वो किस कंडीशन में होता है रिलीज, तो वो क्या होगा आपका, ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो रिलीज होगा। राइट, एड्रेनल ग्लैंड इसको क्या करती है, रिलीज करती है। देन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस रेगुलेट बोथ प्रोडक्शन एंड सेक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन। अगर आपसे पूछता है कि कौन सा ग्लैंड या कौन सा आपका एक्सिस जो है वो रेगुलेट करती है, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस जो है वो इसका प्रोडक्शन भी करती है। नॉट ओनली इट इज प्रोड्यूस इट, बट इट आल्सो रेगुलेटेड बाय द सेम बॉडी। When we exercise, stress our body, release hormone like epinephrine, ठीक है, एड्रेनल जिसको बोलते हैं, cortisol and norepinephrine. These hormones are designed to help to deal with the stressful situation by increasing your heart rate,
ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने आपको एक प्रीवियस क्लास में एक बार जब मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा था तब आपको बताया था कि फ्लाइट हार्मोन जो है वो, उसमें हमने एंडोक्राइन ग्लैंड जब पढ़ रहे थे तभी भी मैंने आपको बताया था कि ये जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है ये डिपेंड करता है, जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो उसको नॉर्मलाइज करने का काम कौन करेगा। ठीक है। और उसमें हमने ग्लैंड की बात की थी, जो हमने नर्वस सिस्टम की बात करी थी, उस नर्वस सिस्टम में हमने नर्वस सिस्टम के डिवीजन में हमने मेरे प्यारे बच्चों इसको पढ़ा था। अच्छा, इससे रिलेटेड कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछ लेता है वो सीधा सीधा कि यू स्ट्रेस क्या है, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। तो यू स्ट्रेस इज ए गुड स्ट्रेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक थोड़ा सा किसी का कंसर्न है, राइट, उस कंसर्न की वजह से कोई अच्छा काम आप कर ले रहे हैं, देन वी कॉल दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस एज ए गुड स्ट्रेस, राइट। बैड स्ट्रेस मीन्स डिस्ट्रेस, मीन्स इतना ज्यादा प्रेशर या इतना ज्यादा स्ट्रेस आपने ले लिया कि आप उसको हैंडल ही नहीं कर पाए, राइट, देन इट चेंज इनटू द डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस और यू स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आप यहां से याद रखेंगे। नाउ विल डील क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चों, विच टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर व्हेन द मसल लेंथेन्स ड्यूरिंग फोर्स प्रोडक्शन। अब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझिए कि किस तरह का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो होगा जब लेंथेन्स ड्यूरिंग फोर्स प्रोडक्शन, मसल जो है वो लंबी हो रही हो और जब फोर्स प्रोडक्शन हो रहा है तभी भी। ठीक है, शाबाश, जल्दी से आंसर करें फटाफट। वेरी नाइस, गुड गुड गुड, शाबाश। तो इसको बोलते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। इसेंट्रिक का मतलब होता है बाहर की तरफ। ठीक है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है अंदर की तरफ, सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल बन रहा। ठीक है। चलिए इसको और अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। इसमें आइसोटोनिक कंट्रैक्शन और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे प्यार से मेरे प्यारे बच्चों देखिए, concentric contraction when the muscle shortens under tension during active phase of movement। फॉर एग्जाम्पल, आप डंबल पकड़े हुए हैं हाथ में और उसको कर्ल अप कर रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है। ऊपर की तरफ जब कर रहे हैं तो वहां पे अगर जो बाइसेप की कंडीशन है, राइट है, तो उसमें जब मूवमेंट अपवर्ड होगा देन द मसल ऑफ बाइसेप विल फेस द कंट्रक्शन लाइक ए कॉन्सेंट्रिक कंट्रैक्शन। ठीक है। दूसरा इसेंट्रिक कंट्रैक्शन को देखिए। इसेंट्रिक कंट्रैक्शन में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मसल लेंथन विद सेम टेंशन। सेम टेंशन के बाद क्या होगा, मसल लेंथन होगी ड्यूरिंग नेगेटिव फेज ऑफ मूवमेंट। इसीलिए देखो इसने बोला है कि मसल लेंथन, इसमें आराम से दिया हुआ क्वेश्चन में कि लेंथ ड्यूरिंग फोर्स प्रोडक्शन, फोर्स प्रोडक्शन के टाइम में मसल क्या होगी, लेंथन। और आइसोमेट्रिक का तो आपको पता है, आइसोमेट्रिक में कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, ना मसल की आपकी लेंथ बढ़ेगी ना घटेगी, इट विल रिमेन सेम एंड द फोर्स विल बी अप्लाइड फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर। कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, शॉर्टन अंडर टेंशन। ठीक है। और टेंशन अगर लग रहा है उसके बावजूद अगर लेंथन हो रही है मसल, ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक। कंसेंट्रिक मीन्स छोटा होना है। ठीक है, गॉट इट। तो कर्ल अप का जो मूवमेंट होगा इस तरह से, जैसे ये आपका हाथ है और हाथ से आप ऊपर की तरफ इस तरह लेके जा रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, कंसेंट्रिक कंट्रक्शन। और नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा इसेंट्रिक कंट्रक्शन, क्योंकि लेंथन हो रही है, कोई अगर लंबाई बढ़ेगी तो इसेंट्रिक होगा और लंबाई अगर कम होगी तो कंसेंट्रिक होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसकी बात हो रही है, हाई इंटेंसिटी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। अब ये सिंपल, अगर आपने पढ़ा नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट ठीक है तभी भी आप इसको लगा सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, हाई इंटेंसिटी के लिए छोटे टाइम में कोई भी अगर चीज हो रही हो तो वो कार्बोहाइड्रेट ही यूज होता है बेसिकली, या फिर मायोग्लोबिन की तरह आप उसको बोल सकते हो। ये फिगर आप देख लीजिए, इस फिगर से बड़ा अच्छी तरह से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जैसे एटीपी का स्टोर किस तरह से कम होता है, 2 सेकंड 3 सेकंड, जितना जल्दी से, सबसे जल्दी एटीपी का स्टोर क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कम हो जाता है। फिर उसके बाद एटीपी पीसी सिस्टम काम करता है, देन लैक्टिक एसिड वर्क किस तरह से करता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरह से रहती है, ओवर एरोबिक सिस्टम,
किस तरह से काम करेगा और थ्रेशोल्ड पॉइंट्स जो हैं वो क्या है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके ओके, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 इज द टर्म फॉर एक्सेसिव पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंसेप्शन। ये आप सब ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप सारे लोग जो है वो ठीक दें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी ऑल द स्टूडेंट्स हैविंग द गुड आंसर और आंसर, और may I say that correct answer. ओके, चलिए, ओके, 3 3 सेकेंड, 1 2 3, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डेप्थ। अब ये है क्या, समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्सरसाइज करी और एक्सरसाइज करते करते इफ यू आर परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज, अ टाइम विल कम व्हेन यू विल से दैट ओह आई एम इन कंडीशन टू गिव अप, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म एनी मोर। और उस कंडीशन के बाद में आप ऐसे हो जाएं कि फिर दोबारा से उसको ओवरकम करके आगे निकल जाएं, तब हम उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। अब ऑक्सीजन डेप्थ को मेजर कैसे करते हैं, उस कंडीशन से जो डेफिशिट लेवल आपका पहुंच गया है वहां से क्या है, अगर आपको थोड़ा रेस्ट दिया जाए और रेस्ट देने के लिए नॉर्मलाइज करने तक कंडीशन में जितना ऑक्सीजन आपका लगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 1 किलोमीटर मैंने दौड़ा दिया और उसके बाद जो आपकी हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, राइट। और फिर क्या होगा, जब आपको बिठा दिया जाएगा तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपका जैसे हार्ट रेट पहले ही था वैसे फिर दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो नॉर्मलाइज होने तक जितना ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कंजप्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। ठीक है, इसको और थोड़ा सा समझ लीजिए, ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजन डेप्थ, EPOC is the amount of oxygen required to restore your body its normal resting level of metabolic function। ठीक है, इसको होम्योस्टेसिस भी मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं। इट आल्सो एक्सप्लेन हाउ योर बॉडी कैन कंटिन्यू बर्न कैलोरीज फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर फिनिश योर वर्कआउट। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको। ये सिंपल है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। बच्चे आप इसमें फंसे रहते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन डेप्थ को, सिंपल है। आप नॉर्मल कंडीशन में हो, देन यू स्टार्ट डूइंग फिजिकल वर्क एंड योर हार्ट रेट गेट इन इंक्रीज, राइट। देन वंस यू विल गेट फॉर द रेस्ट, आफ्टर सम टाइम योर बॉडी विल गेट नॉर्मलाइज। तो उस नॉर्मलाइज कंडीशन में आने के लिए जितना ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कंज्यूम किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, EPOC, या फिर उसको ऑक्सीजन डेप्थ। ठीक है, चलिए, सो आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों करेंगे, विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। ये बहुत एकदम इजी आंसर है, सबका आंसर इसमें करेक्ट आना चाहिए। चलिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, करिए जल्दी से, शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स, बेसिकली प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ए क्लॉट। और अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो ब्लड आपका निकल रहा है ड्यू टू किसी कट की वजह से, तो ब्लड आपका रुकेगा नहीं और आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है सर, अरे बेटा इसका ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए चलिए ठीक है ठीक है, ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट। अभी अनुज ने बोला कि सर उसको तो हम बाहर से भी रोक सकते हैं, बाहर से रोक सकते हो, बट व्हाट हैपन, आपके बॉडी में अंदर में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ओपन ब्लड रहता है काफी, तो इंटरनल ब्लीडिंग भी होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपके प्लेटलेट्स नहीं है सही क्वांटिटी में तो क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग से भी आपकी डेथ हो सकती है। यही पर्टिकुलर कंडीशन किस में होती है, जब आपको डेंगू हो जाता है। सो डेंगू की कंडीशन में ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक्सटर्नल ब्लीडिंग, मतलब आपको रेड रेड हाथ वगैरह दिखाई देते हैं। सो इट हैपेंस कि इंटरनल ब्लीडिंग कैन टेक्स प्लेस एंड कॉज फॉर डेथ। चलिए, सो इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ ब्लड प्लाज्मा थोड़ा सा देखेंगे, ये बस मैंने आपकी जानकारी के लिए रखा हुआ है। इट रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द वाटर वेयर योर बॉडी नीड्स, डिलीवरेट हार्मोन्स को डिलीवर करता है, न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है, प्रोटीन को डिलीवर करता है डिफरेंट पार्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सचेंज वगैरह करता रहता है, ब्लड वेसल्स को कोलैप्सिंग से बचाता है और क्लॉटिंग से भी बचाता है। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, ये ब्लड प्लाज्मा की बात हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि लोग प्लाज्मा की कम बात करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन इससे बनना चाहिए और बनता भी है। ठीक है, सो सपोर्टिंग ब्लड वेसल फ्रॉम कोलेस्ट्रिंग, मतलब अगर ब्लड प्लाज्मा नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी ब्लड
जो वेसल्स हैं वो कोलैप्स कर जाएंगी, और कोलैप्स कर जाएंगी तो क्या होगा, जो आरबीसीज हैं वो फंस जाएंगी उसमें, और उसकी वजह से, जैसे बाईपास सर्जरी भी तो इसी की वजह से होती है, राइट। सो मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर एंड ब्लड सर्कुलेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही था। मैं नहीं चाहता था कि बहुत दिन बाद मैंने क्लास लिया तो क्लास इतनी ज़्यादा लंबी हो, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोरियस महसूस हो या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट लगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए, और जैसे जैसे अगले एग्जाम्स आएंगे हम बहुत अच्छी तरह से बाकी जो भी टॉपिक्स हैं उनको करते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी थोड़ा सा मैं बिजी था तो मैं आपकी क्लास उतना नहीं ले पाया टाइम से। तो अभी जो आपका डेली वाला एग्जाम आएगा उसको आप अच्छे से दीजिए। जितना हो सकता है उतने टॉपिक्स हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं आता है या फिर कोई प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हैं तो जस्ट मेल कर दीजिए, और मेल में हम लोग देख लेंगे कि जो भी क्वेश्चन है। और अगली आने वाली जो क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, आई ट्राई टू टेक योर क्वेश्चन एंड आंसर्स एज वेल। अगर ऐसा नहीं होता है तो पर्सनली भी मेल पे आपको रिट्रीव कर दूंगा, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप सब लोगों को गुड लक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।